Hello students, how are you all? Welcome back to Ecoso. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी टैरिफ क्या होता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ इन डिटेल स्टडी किए है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो वीडियो आप जरूर देखना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो टॉपिक अच्छे से समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। स्टूडेंट्स, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स में आज हम लोग देखने वाले इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ। इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ टोटल 8 टाइप के टैरिफ्स के इफेक्ट्स प्रोफेसर चार्ल्स पी किंडलबर्जर ने दिए हुए हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग अजम्पशंस देखते हैं। पहला अजम्पशन से देयर इज वन कंट्री ए, सिर्फ एक कंट्री के बारे में, एक कंट्री पे इफेक्ट क्या होता है टैरिफ चार्ज करने पे, वो हम लोग देखने वाले हैं। कंट्री ए इंपोर्ट्स कमोडिटी एक्स एंड एक्सपोर्ट्स कमोडिटी वाई। दो कमोडिटीज है, उसमें से एक कमोडिटी कंट्री ए इंपोर्ट कर रही है एंड वो कमोडिटी वाई एक्सपोर्ट कर रही है दूसरी कंट्री को। द इफेक्ट्स ऑफ द टैरिफ आर कन्फाइंड टू द टैरिफ इम्पोजिंग कंट्री। जो कंट्री टैरिफ इम्पोज कर रही है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है वही हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में कंट्री ए जो है वही टैरिफ इम्पोज करने वाली है क्योंकि ये कंट्री इम्पोर्ट करती है, और इसी कंट्री पे क्या इफेक्ट होगा ये हम लोग स्टडी करेंगे। द इफेक्ट्स ऑफ द टैरिफ ऑन अदर कंट्रीज आर नॉट कंसिडर्ड। अगर कंट्री ए इम्पोर्ट्स पे टैरिफ चार्ज करती है तो ऑब्वियसली दूसरी कंट्री पे भी इसका इफेक्ट होगा, जो यहाँ पे हमें कंसिडर नहीं करना है, कंप्लीटली निगलेक्ट करना है। अब जाते इस डायग्राम में, इसमें अगर आप लोग देखते हो तो एक्स एक्सिस पे हमने शो किया है कमोडिटी एक्स एंड वाई एक्सिस पे हम लोग शो करते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स। अब अगर आप लोग देखते हो तो इसमें डिमांड एंड सप्लाई कर्व दिया है फॉर कंट्री ए, सी डी डिमांड कर्व है एंड जी एस सप्लाई कर्व है। ये दोनों कर्व एक दूसरे को ई पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, तो ई पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड ई पॉइंट में इक्विलिब्रियम प्राइस है OP0। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस P0 से हमने जो लाइन ड्रॉ की है इसे ही हम लोग कहने वाले प्राइस लाइन। ये हमारी क्या है, P0E हमारी प्राइस लाइन है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें स्टडी करने, वो है कंज्यूमर सरप्लस, दूसरी है प्रोड्यूसर सरप्लस। इसमें से कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है एग्जैक्टली उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी इन डिटेल एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना। पहले हम लोग देखते हैं इस डायग्राम में कौन सा हिस्सा कंज्यूमर सरप्लस शो करता है एंड कौन सा हिस्सा प्रोड्यूसर सरप्लस शो करता है। कंज्यूमर सरप्लस इट इज अ एरिया बिटवीन डिमांड कर्व एंड प्राइस लाइन। यहाँ पे ये वाला है हमारा डिमांड कर्व, ये वाला पोर्शन, ये वाला है डिमांड कर्व एंड ये है प्राइस लाइन। तो ये दोनों के बीच का जो एरिया है, एरिया बिटवीन डिमांड कर्व एंड प्राइस लाइन, इसे हम लोग कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस आपका ऊपर वाला ट्रायंगल है जो हम लोग कह सकते हैं P0EC आपका कंज्यूमर सरप्लस है। यहाँ पे मेंशन करते हैं P0EC is a consumer surplus. Then आता है प्रोड्यूसर सरप्लस, इट इज एरिया बिटवीन सप्लाई कर्व एंड प्राइस लाइन। ये है आपका सप्लाई कर्व, ये है आपके प्राइस लाइन। तो इन दोनों के बीच जो एरिया हमें दिख रहा है ट्रायंगल, उसे हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। डायग्रामेटिकली अगर कहा जाए तो P0EG ये एरिया आपको प्रोड्यूसर सरप्लस शो करता है। यहाँ पे वो भी मेंशन कर लेते हैं, P0EG हमारा क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस। बच्चे लोग यहाँ पे और एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, जब भी प्राइस लाइन चेंज होगी तो कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसी डायग्राम में दिखा देती हूँ। अगर यहाँ पे प्राइस डिक्रीज होती है P0 से सपोज हो गई P1, तो P1 प्राइस में आप लोग देख सकते हो कि अब आपकी जो प्राइस लाइन है यहाँ पे सपोज हो गया आपके पास है E1, तो अभी देखो आपकी प्राइस लाइन नीचे आ गई। प्राइस लाइन नीचे आने से आपका जो प्राइस लाइन एंड डिमांड करी ऊपर वाला जो बड़ा ट्रायंगल है अब वो पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस का बन जाता है। मतलब प्राइस लाइन के ऊपर डिपेंड होता है कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा या कम होगा। तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस हमारा इंक्रीज हो चुका है, लेकिन प्रोड्यूसर सरप्लस देखो ये है सप्लाई कर्व, ये प्राइस लाइन, इन दोनों के बीच का एरिया मतलब प्रोड्यूसर सरप्लस एकदम छोटा सा रह गया है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जब भी ये लाइन चेंज होगी कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस चेंज होगा।
और ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि आगे डायग्राम में इफेक्ट समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहाँ तक सब समझा होगा। अब नेक्स्ट हम लोग इसी डायग्राम में देखेंगे डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ। स्टूडेंट्स, एज ऑलरेडी वी हैव सीन कि इक्विलिब्रियम पॉइंट था ई, इक्विलिब्रियम प्राइस थी OP0। तो यहाँ पे जो प्राइस है बिफोर इम्पोर्ट्स वो भी है OP0 क्योंकि यहाँ पे कंट्री अब तक इम्पोर्ट नहीं कर रही है, सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड कर्व है CD एंड डोमेस्टिक सप्लाई कर्व है GS। उनका इक्विलिब्रियम है ई पॉइंट पे और प्राइस जो है OP0 वो डोमेस्टिक प्राइस है, यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं हो रही है, इसीलिए इस प्राइस को कहा गया है प्राइस बिफोर इम्पोर्ट्स OP0। और बिफोर इम्पोर्ट्स एज वी हैव सीन CS मीन्स कंज्यूमर सरप्लस क्या था P0EC एंड PS मीन्स प्रोड्यूसर सरप्लस वो क्या था P0EG। तो ये है प्रोड्यूसर सरप्लस। देन नेक्स्ट हमें देखना है कि अगर कोई कंट्री डिसाइड करती है कि हमें इंपोर्ट भी करनी है तो जब भी वो इंपोर्ट करेगी तो डेफिनेटली इंपोर्टेड कमोडिटी की प्राइस जो डोमेस्टिक प्राइस है उससे कम होगी। तो सपोज यहाँ पे कंट्री इंपोर्ट कर रही है एंड इंपोर्टेड कमोडिटी की प्राइस यहाँ पे हम लोग शो करते हैं PT लाइन से। यहाँ पे PT लाइन क्या शो कर रही है, इंटरनेशनल प्राइस लाइन है क्योंकि ये इंपोर्टेड कमोडिटी की प्राइस है। जो इंपोर्ट करते हैं वो कमोडिटी की प्राइस हमेशा इंटरनेशनल प्राइस होती है और इसीलिए देखो इंटरनेशनल प्राइस क्या आएगी आपकी यहाँ पे OP इज इंटरनेशनल प्राइस। तो OP इज इंटरनेशनल प्राइस पे पहले हमें देखना है डिमांड क्या होगी। ये OP और ये PT जो प्राइस लाइन है ये PT प्राइस लाइन डिमांड कर्व को यहाँ पे T पॉइंट में टच कर रही है। तो T पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है X एक्सिस पे। क्वांटिटी यहाँ में मिलती है OQ3। तो OQ3 क्या है यहाँ पे डिमांड है। फिर से एक बार देखो OQ3 पॉइंट डिमांड कर्व से हमें मिला है तो OQ3 क्या आएगी आपकी डिमांड आएगी। देन देखना है सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई कर्व GS सप्लाई कर्व प्राइस लाइन को यहाँ पे टच करके जा रहा है, यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं M। तो M पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं X एक्सिस पे। यहाँ पे क्वांटिटी हमें मिलती है OQ। तो OQ जो क्वांटिटी है वो क्या है सप्लाई क्वांटिटी क्योंकि ये हमें सप्लाई कर्व से मिली है। देन यहाँ पे इंपोर्ट कितनी होगी, ऑब्वियसली डिमांड टोटल है OQ3, इसमें से डोमेस्टिक सप्लाई सिर्फ इतना ही है OQ। तो इतना अगर डोमेस्टिक सप्लाई है और डिमांड इतनी ज़्यादा है तो ये वाला जो पोर्शन है ना बीच वाला Q3 इतनी कमोडिटी कंट्री इंपोर्ट कर रही है। तो इंपोर्ट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं Q3। देन हमें देखना है कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है यहाँ पे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर ये प्राइस लाइन नीचे जाती है तो कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस यानी कि नई प्राइस लाइन है, ये डिमांड कर्व, इनके बीच का एरिया यानी कि P, T एंड C, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल आपका कंज्यूमर सरप्लस बन जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं P, T एंड C कंज्यूमर सरप्लस। देन देखना है हमें प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है। प्रोड्यूसर सरप्लस एक छोटू सा ट्रायंगल बचता है हमारे पास, ये है प्राइस लाइन, ये है सप्लाई कर्व। तो PMG आपका यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस है। आई होप यहाँ तक समझा होगा आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कंट्री टैरिफ इम्पोज करती है तो क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इतनी सारी कमोडिटी अगर इम्पोर्ट करनी है तो अच्छी बात नहीं है कंट्री के लिए। तो कंट्री क्या करेगी, ऐसे समय में सोचेगी कि हम लोग क्या करते हैं अभी कमोडिटी के ऊपर टैरिफ चार्ज करते हैं। तो टैरिफ चार्ज करने के बाद क्या होगा ये देखते हैं। कंट्री अगर किसी भी कमोडिटी पे टैरिफ चार्ज करती है तो वो टैरिफ की अमाउंट प्राइस में ऐड हो जाती है और प्राइस इंक्रीज होती है। और यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो जाने से आपकी जो प्राइस लाइन है PT ये नई आएगी और ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो अभी न्यू प्राइस लाइन आपके यहाँ पे है P1, यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं S। तो न्यू प्राइस लाइन P1S है। ओके, तो प्राइस क्या आएगी न्यू आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ, है टैरिफ के बाद प्राइस इंक्रीज हुई है। तो प्राइस क्या है अभी OP1। अभी OP1 अगर प्राइस कंसिडर करते हैं तो इस प्राइस से डिमांड एंड सप्लाई का होगा वो भी देखना पड़ेगा। P1 प्राइस लाइन सप्लाई कर्व को यहाँ पे टच करके जा रही है, तो इस पॉइंट में हमारे लिए नया सप्लाई है।
तो इस प्राइस पे यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं आर पॉइंट पे देखो नया सप्लाई हमें मिलता है OQ1। अभी सप्लाई कर से हमें सप्लाई तो मिला, अब देखना पड़ेगा डिमांड क्या है। पहले सप्लाई लिख लेते हैं, OQ1 हमारा क्या है, न्यू सप्लाई है। अब यहाँ पे डिमांड क्या है, तो ये P1S लाइन जो है वो डिमांड कर को S पॉइंट में टच कर रही है। तो S पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं Y एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे हमें डिमांड मिल गई OQ2। देखो डिमांड क्या है, S पॉइंट पे OQ2। यहाँ पे लिखते हैं डिमांड OQ2। अब देखो टोटल डिमांड कम हो चुकी है टैरिफ की वजह से। डिमांड कितनी है, OQ2 डिमांड में से डोमेस्टिक सप्लाई कितना है, देखो यहाँ पे OQ1। मतलब इतना कंट्री डोमेस्टिक सप्लाई कर रही है, इतना कंट्री प्रोड्यूस कर रही है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है Q1 Q2, ये इतना छोटा पार्ट अब कंट्री क्या करेगी, इंपोर्ट करेगी। इंपोर्ट क्या होगा, Q1 Q2। मतलब सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि इंपोर्ट अभी कंट्री की क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझा होगा। अब हम देखते हैं टैरिफ के इफेक्ट्स में से सबसे पहला इफेक्ट है वो है प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ टैरिफ। यहाँ पे प्रोटेक्शन की वजह से क्या हो रहा है वो देखते हैं। बिफोर टैरिफ प्रोडक्शन क्या था, टैरिफ चार्ज करने से पहले प्रोडक्शन क्या था, ये देखो ये है आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ एंड बिफोर इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ हमने ऊपर लिखा है। तो बिफोर इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ प्रोडक्शन यानी कि सप्लाई क्या था, OQ। यहाँ पे भी देखते हैं टैरिफ चार्ज करने से पहले प्राइस ये थी हमारी P, और इस प्राइस में सप्लाई क्या था, OQ। सप्लाई यानी कि प्रोडक्शन था OQ। तो इंपोर्ट कितनी हो रही थी बिफोर टैरिफ, यहाँ पे लिखा है हमने इंटरनेशनल प्राइस पे, यही बिफोर टैरिफ है। इंपोर्ट कितनी है, Q3। यहाँ पे भी हमने देखा था कि ये Q3 क्या थी, टोटल इंपोर्ट थी। ओके, आफ्टर टैरिफ प्रोडक्शन क्या हुआ देखते हैं। बिफोर टैरिफ प्रोडक्शन क्या था, इतना ही प्रोडक्शन था बिफोर टैरिफ, OQ कितना था, OQ। आफ्टर टैरिफ प्रोडक्शन क्या हुआ है, आफ्टर टैरिफ ये लाइन पे देखो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है OQ1। मतलब प्रोडक्शन टोटल क्या हुआ, आफ्टर टैरिफ इंक्रीज हुआ, कितना है प्रोडक्शन, OQ1। ओके, एंड इंपोर्ट देखो बिफोर टैरिफ इंपोर्ट थी Q2, अब कितनी है, Q1 Q2। अगर आपको बार बार डायग्राम में देखने से कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले से मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी देख के आप नीचे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कंफ्यूजन आपका कम हो जाएगा। आफ्टर टैरिफ प्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बोला क्या है, प्रोडक्शन यानी कि सप्लाई OQ1। इंपोर्ट क्या है आफ्टर टैरिफ, Q1 Q2। इंपोर्ट क्या है, Q1 Q2। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द टैरिफ जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जो पहले सिर्फ OQ था अब OQ1 तक इंक्रीज हुआ है। तो यही क्या है, प्रोटेक्टिव टैरिफ इफेक्ट ऑफ टैरिफ है। जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम था वो अब इंक्रीज हो चुका है, तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव इफेक्ट है OQ1। ये पूरा प्रोटेक्टिव इफेक्ट है क्योंकि टैरिफ चार्ज करने की वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रही है। तो यही क्या है, प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ टैरिफ। आई होप आपको प्रोटेक्टिव इफेक्ट समझा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं कंजम्पशन इफेक्ट ऑफ टैरिफ। कंजम्पशन यानी कि डिमांड, क्योंकि हम लोग डिमांड करते पहले, उसके बाद कंजम्पशन करते। तो कंजम्पशन जहाँ पे भी वर्ड है वहाँ पे डिमांड कंसिडर करना है। बिफोर टैरिफ डोमेस्टिक कंजम्पशन यानी कि डिमांड, टैरिफ चार्ज करने से पहले डोमेस्टिक डिमांड क्या थी, देखो टैरिफ के पहले वाला यानी कि इंटरनेशनल प्राइस। तो यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड क्या है, OQ3। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग OQ3। एक बार डायग्राम में भी देखते हैं, OQ3 क्या थी, टैरिफ के पहले वाली टोटल डिमांड थी यहाँ पे T पॉइंट में। ओके, देन आफ्टर टैरिफ डोमेस्टिक कंजम्पशन यानी कि डिमांड, टैरिफ चार्ज करने के बाद डोमेस्टिक डिमांड क्या है, OQ2। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग OQ2। डायग्राम में भी देखते हैं, यहाँ पे देखो OQ2 क्या है, आफ्टर टैरिफ डिमांड। आफ्टर टैरिफ देखो यहाँ पे S पॉइंट से हमें मिलती है आफ्टर टैरिफ डिमांड OQ2। तो अगर आप देखते हो डिमांड बिफोर टैरिफ कितनी थी, इतनी थी, पूरी की पूरी OQ3 डिमांड थी टैरिफ से पहले। टैरिफ के बाद ये डिमांड OQ3 से OQ2 तक कम हुई है, Q3 to Q2 इतना जो डिमांड का पार्ट है वो डिक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइस। तो ये है निगेटिव कंजम्पशन इफेक्ट ऑफ टैरिफ। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Q2 Q3। फिर से एक बार देखो, OQ3 टैरिफ के पहले वाली डिमांड थी, टैरिफ के बाद डिमांड हो चुकी है OQ2,
तो इतनी डिमांड कम हुई है जो कि है Q2 Q3, तो ये है निगेटिव कंजम्पशन इफेक्ट Q2 Q3। डिमांड कम हुई है यानी कि कंजम्पशन कम हुआ है। तो इसके बाद में और एक इफेक्ट यहाँ पे आता है, वो है ट्रेड इफेक्ट। ट्रेड इफेक्ट विच इज इक्वल्स टू प्रोटेक्टिव इफेक्ट प्लस कंजम्पशन इफेक्ट। अगर हम लोग प्रोटेक्शन इफेक्ट एंड कंजम्पशन इफेक्ट की टोटल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ट्रेड इफेक्ट। यहाँ पे प्रोटेक्टिव इफेक्ट कौन सा है, Q1, कंजम्पशन इफेक्ट है Q2 Q3। यहाँ पे लिख लेते हैं हम प्रोटेक्टिव इफेक्ट Q1 प्लस कंजम्पशन इफेक्ट Q2 Q3। तो ये हो गया आपका टोटल ट्रेड इफेक्ट। बहुत बार अगर आप बुक में देखते हो तो कंजम्पशन इफेक्ट एंड प्रोटेक्टिव इफेक्ट ये पूरा रेक्टेंगल शो किया है। QMA Q1 प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, Q2 BT Q3 कंजम्पशन इफेक्ट है, क्योंकि ये टोटल प्राइस है एंड इसके अकॉर्डिंग ये इफेक्ट हम लोग कंसिडर करते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो अगर कहीं पे आपको बुक में ये पूरा एरिया भी दिखता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप ये भी लिख सकते हो या फिर आप ये रेक्टेंगल भी मेंशन कर सकते हो, नो इशू। आई होप आपको यहाँ पे कंजम्पशन इफेक्ट भी समझा होगा। यहाँ पे और एक बात हमें देखनी है, वो है कि कंज्यूमर सरप्लस पे क्या इफेक्ट होता है। हमने ऑलरेडी देखा कि जो यहाँ पे कि इंटरनेशनल प्राइस पे कंज्यूमर सरप्लस था PTC, कहा है देखो PTC, ये वाला पूरा कंज्यूमर सरप्लस था। अब प्राइस हो चुकी है P1, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस चेंज होगा, वो हो जाएगा P1SC। मतलब कंज्यूमर सरप्लस इतना था, अब वो इतना कम हो चुका है। ओके, क्या हुआ है, कंज्यूमर सरप्लस कम हुआ है, कंज्यूमर्स के वेलफेयर में क्या आया है, डिक्रीज आया है। आई होप ये समझा होगा आपको। यहाँ पे और एक बात हमें समझनी है कि इस टैरिफ की वजह से वेलफेयर पे क्या इफेक्ट होता है एंड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर सरप्लस पे क्या इफेक्ट होता है, तो वो भी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, कंज्यूमर सरप्लस, बिफोर टैरिफ कंज्यूमर सरप्लस था PTC। डायग्राम में देखते हैं, ये आपकी प्राइस लाइन PT एंड ये वाला पोर्शन, सो PTC, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल आपका कंज्यूमर सरप्लस था। कंज्यूमर सरप्लस आफ्टर टैरिफ, आफ्टर टैरिफ वाली प्राइस कौन सी है, ये वाली है P1, ये आफ्टर टैरिफ प्राइस है, तो ये आ गई आफ्टर टैरिफ प्राइस लाइन एंड कंज्यूमर सरप्लस देखो अभी कम हो गया है P1SC। देन प्रोड्यूसर सरप्लस आफ्टर टैरिफ, पहले टैरिफ के पहले देखो, टैरिफ के पहले प्रोड्यूसर सरप्लस क्या था, PMG, इतू सा था PMG, ये क्या था, प्रोड्यूसर सरप्लस। अब क्या हुआ है, टैरिफ की वजह से प्राइस इंक्रीज हो गई OP1 तक, तो ये आपकी प्राइस लाइन, ये है आपका सप्लाई कर, और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो गया, P1RG। मतलब सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस कम हुआ, प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज हुआ। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ एडिशनल प्रोडक्शन। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारा जो फोकस है ना, ये दो लाइन के बीच में, ये इंटरनेशनल प्राइस OP एंड ये टैरिफ के बाद वाली प्राइस OP1, इतने पोर्शन में चेंजेस आ रहा है, इतने पोर्शन में ये वाला जो पार्ट है वो प्रोड्यूसर सरप्लस में ऐड हो गया। देन कॉस्ट ऑफ एडिशनल प्रोडक्शन, यहाँ पे हमें पता है कि Q1 प्रोडक्शन एडिशनल लिया है प्रोड्यूसर्स ने, तो अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन वो लेते हैं तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ेगी। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन प्रोड्यूसर की एक्स्ट्रा कॉस्ट शो कर रहा है, उसे हम लोग कहेंगे MRA। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है ARSB, ये वाला जो पार्ट है ARSB, ये शो करता है गवर्नमेंट की रेवेन्यू, क्योंकि इतना पार्ट अगर टैरिफ चार्ज किया, देखो इतना पार्ट टैरिफ का है, इतनी क्वांटिटी है, तो ये वाला पोर्शन आपका है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का, तो हम लोग लिखते हैं ABSR, ये क्या है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू। ये रेवेन्यू कैसी होती है, एक बार रिपीट करेंगे रेवेन्यू इफेक्ट में, तो अभी नहीं समझा है तो भी कोई बात नहीं, अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि ABSR गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, इन डिटेल नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब रही बात लास्ट पार्ट की, ये दोनों लाइन के बीच में ये लास्ट वाला जो पार्ट है BTS, ये ना तो प्रोड्यूसर को जा रहा है, ये तो कंज्यूमर सरप्लस में भी नहीं है, ना ये गवर्नमेंट को जा रहा है, ना ही ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब इतना जो पोर्शन है ना, इसे कहते हैं डेड वेट लॉस। मतलब ये पार्ट किसी को भी नहीं मिल रहा है, ना प्रोड्यूसर को, ना कंज्यूमर को, ना गवर्नमेंट को, तो इसे कहते हैं डेड वेट लॉस BTS।
तो डेड वेट लॉस का मतलब यहाँ पे कि इतना लॉस हुआ है सोसाइटी को टैरिफ की वजह से। आई होप आपको यहाँ तक कंजम्पशन इफेक्ट तक ये पूरा समझा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेवेन्यू इफेक्ट ऑफ ए टैरिफ। Revenue effect of tariff. It is the amount of money received by the government as a result to the tariff imposed. गवर्नमेंट ने जो भी टैरिफ इम्पोज किया है उसकी वजह से उसे जो भी टोटल रेवेन्यू मिलेगा उसे ही कहते हैं रेवेन्यू इफेक्ट ऑफ टैरिफ। इसका फॉर्मूला आएगा पर यूनिट टैरिफ इनटू क्वांटिटी इम्पोर्टेड, इनटू क्वांटिटी इम्पोर्टेड। यहाँ पे इम्पोर्टेड क्वांटिटी क्या है आफ्टर टैरिफ, देखो इम्पोर्ट है Q1 Q2 यानी कि ये वाली Q1 Q2 क्या है, क्वांटिटी इम्पोर्टेड है। एंड टैरिफ क्या है, P1, क्योंकि टैरिफ से पहले इंटरनेशनल प्राइस थी OP, टैरिफ के बाद प्राइस हो गई OP1, यानी कि दो प्राइस के बीच का जो डिस्टेंस है P1, ये क्या है, पर यूनिट टैरिफ है। ये टोटल टैरिफ नहीं है, ये क्या है, पर यूनिट टैरिफ। तो पर यूनिट टैरिफ क्या है, P1। यहाँ पे देखो डायग्राम में P1, ये जो एरिया है सेम एज RA है। P1 इज इक्वल टू AR, ये वाला एरिया सेम है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं AR इनटू क्वांटिटी इम्पोर्टेड क्या है, Q1 Q2, इतना क्वांटिटी इम्पोर्ट किया है। देखो आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ इम्पोर्ट से Q1 Q2। अगर आप ये Q1 Q2 डिस्टेंस देखते हो डायग्राम में तो ऊपर ये इक्वल से AB के, तो ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं AB। यहाँ पे P1 इंटू Q1 Q2 मीन्स हम लोग कह सकते हैं AR इंटू AB, यानी कि AR इंटू AB। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा ABSR। तो इस डायग्राम में ये वाला जो एरिया है ABSR, ये है टोटल रेवेन्यू इफेक्ट ऑफ द टैरिफ। आई होप आपको ये रेवेन्यू इफेक्ट भी अच्छे से समझा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट मीन सिंपली रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स, पर वो देखने से पहले देखते हैं हम लोग कि इसका प्रोड्यूसर्स के रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट होगा। देखो टैरिफ रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, दोनों के बीच में जो इनकम है वो क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। बिफोर टैरिफ क्या देखते हैं, सिचुएशन टोटल रेवेन्यू ऑफ द प्रोड्यूसर। टैरिफ चार्ज करने से पहले प्रोड्यूसर का टोटल रेवेन्यू क्या था। यहाँ पे एक बात याद रखो, हम लोग प्रोड्यूसर का रेवेन्यू देख रहे हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं देखना है। तो प्रोड्यूसर का जो रेवेन्यू होता है वो हमेशा रहता है प्राइस इंटू क्वांटिटी के इक्वल। ये रेवेन्यू का फॉर्मूला ही है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो बिफोर टैरिफ प्राइस क्या थी वो देखते हैं। बिफोर टैरिफ प्राइस हमारी थी OP, तो यहाँ पे लिखते प्राइस इज OP इंटू क्वांटिटी। प्राइस OP एंड क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर्स ने सप्लाई किए, प्रोड्यूस किए, जो सप्लाई कर्व से हमें मिली है वो क्वांटिटी है OQ। सो OP इंटू OQ, अगर ये हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं OP इंटू OQ तो हमें आंसर मिलता है OPMQ। ये पूरा जो छोटा रेक्टेंगल है OPMQ, ये हो गया टोटल रेवेन्यू ऑफ द प्रोड्यूसर बिफोर टैरिफ। आफ्टर टैरिफ अगेन प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज होती है, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा P इंटू Q आफ्टर टैरिफ। प्राइस क्या आफ्टर टैरिफ, पहले P थी अब हो गई OP1, लिख लेते हैं यहाँ पे OP1 इंटू क्वांटिटी क्या है, देखो प्राइस OP1 है, इस प्राइस लाइन को सप्लाई कर्व R पॉइंट में कट करके जा रहा है, तो R पॉइंट में क्वांटिटी है OQ1, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वांटिटी OQ1। अब देखो प्राइस OP1 इंटू क्वांटिटी OQ1 मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या मिलेगा, फिर से देखो एक बार, प्राइस OP1 क्वांटिटी OQ1, तो आंसर मिलता है हमें OP1RQ1, वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं OP1RQ1। पहले रेवेन्यू था ये छोटा सा रेक्टेंगल, अब रेवेन्यू क्या हो गया, पूरा बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है वो आपका रेवेन्यू हो गया। तो ये पूरे बड़े वाले रेक्टेंगल में भी फिर से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि जो इतना वाला पार्ट है ये QMAQ1, ये वाला प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, तो ये भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो एडिशनल रेवेन्यू क्या है फर्म के लिए, PARP1, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है, एडिशनल रेवेन्यू है। फिर से एक बार बताती हूँ, देखो इनिशियली टोटल रेवेन्यू ये वाला था OPMQ,
बाद में टोटल रेवेन्यू हो गया OP1RQ, इतना छोटा था, अभी बड़ा वाला हो गया। फिर भी अगर हम लोग सिर्फ कितना रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है एडिशनल फर्म को वो देखना है तो ये वाला पोर्शन भी नहीं लेते, ये वाला तो ऑलरेडी प्रीवियस है, इसमें ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। तो ये वाला भी कट करने के बाद जो पोर्शन बचता है P1RA, ये पोर्शन है एडिशनल रेवेन्यू, तो वो यहाँ पे लिख लेते P1RA माइनस एडिशनल कॉस्ट। अगर आपको याद है प्रीवियसली हमने देखा था ये वाला जो पोर्शन है MRA, ये क्या है, एडिशनल कॉस्ट। तो ये जो आपका एडिशनल रेवेन्यू है P1RA, इसमें से ये वाला MRA, ये अगर माइनस करते तो रिमेनिंग पोर्शन यानी कि P1RM, ये प्रोड्यूसर सरप्लस का पार्ट बाकी रहता है। मतलब ये प्रोड्यूसर को इतना ही पार्ट मिलता है P1RM, बाकी पार्ट प्रोड्यूसर को नहीं मिलता है। तो यही पे ये हो गया प्रोड्यूसर का एडिशनल इनकम। अब हम लोग और एक तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस पे क्या इफेक्ट होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें देखना है कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस में एक्चुअली क्या डिफरेंस आता है। बिफोर टैरिफ हमारा कंज्यूमर सरप्लस यानी कि CS था PTC, टैरिफ के पहले प्राइस थी OP, तो OP प्राइस में ये आपकी प्राइस लाइन, ये वाला डिमांड कर, तो PTC ये था आपका कंज्यूमर सरप्लस। देन प्रोड्यूसर सरप्लस, ये प्राइस लाइन, ये है सप्लाई कर्व, दोनों के बीच का एरिया यानी कि PMG आपका था प्रोड्यूसर सरप्लस। ये हो गई बिफोर टैरिफ। आफ्टर टैरिफ आपकी प्राइस OP से OP1 तक इंक्रीज हो गई। जब प्राइस OP1 है तो प्राइस लाइन है आपकी P1S, तो ये P1S प्राइस लाइन एंड ये है डिमांड कर, तो प्राइस लाइन एंड डिमांड कर इनके बीच का ये जो एरिया है यानी कि P1SC आपका न्यू कंज्यूमर सरप्लस है। देखो फिर से बताती हूँ, ये है P1S एंड C, ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल आपको शो करता है कंज्यूमर सरप्लस। देन प्रोड्यूसर सरप्लस आएगा, ये P1S लाइन से नीचे वाला एंड सप्लाई करके ऊपर वाला यानी कि ये वाला पोर्शन यानी कि P1R एंड G। देखो P1RG ये पार्ट क्या हो गया, प्रोड्यूसर सरप्लस। अब देखो कंज्यूमर सरप्लस पूरा इतना था, इसमें से इतना वाला पोर्शन कंज्यूमर सरप्लस का कम हो गया यानी कि P1ST, ये वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा ये कंज्यूमर को अभी नहीं मिल रहा है, ये पोर्शन कंज्यूमर सरप्लस से माइनस हो गया, राइट। तो ये पोर्शन कंज्यूमर सरप्लस से माइनस हो गया, लेकिन इस पोर्शन में से ये बीच वाला जो एरिया है, यहाँ पे मैंने बहुत खिचड़ी कर दी है, ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया प्रोड्यूसर को जा रहा है, क्योंकि प्रोड्यूसर सरप्लस पहले इतना सा था, अब हो गया है P1RG। तो ये एडिशनल प्रोड्यूसर सरप्लस को, तो ये जो एडिशनल एरिया है वो प्रोड्यूसर को मिला है। इसका मतलब टैरिफ की वजह से जो कंज्यूमर सरप्लस का कुछ पार्ट है ये वाला, ये प्रोड्यूसर को मिलता है, तो इसे कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो टैरिफ रीडिस्ट्रीब्यूट्स अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस यानी कि ये वाला पार्ट इन फेवर ऑफ द प्रोड्यूसर, ये वाला पार्ट मिल रहा है प्रोड्यूसर को, तो इसे ही कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट ऑफ टैरिफ। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट इफेक्ट, टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट। Terms of trade effect. It measures the relative prices of the traded commodity in the importing and the exporting countries. Relative prices मतलब कि अगर importing country को commodity कम प्राइस में मिल रही है तो उसके लिए terms of trade क्या रहेगी, फेवरेबल रहेगी, क्योंकि वो import कर रही है, कम प्राइस में import कर रही है। ऑन द अदर हैंड अगर एक्सपोर्टिंग कंट्री कम प्राइस में एक्सपोर्ट कर रही है तो उसके लिए अनफेवरेबल रहेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के बाद भी उसे प्राइस कम मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट मेजर कर सकते हैं प्राइस के बेसिस पे। तो इसके लिए पहले देखते हैं आफ्टर टैरिफ क्या पोजीशन थी। आफ्टर टैरिफ इन द इम्पोर्टिंग कंट्री प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज। अगर हमने देखा बिफोर टैरिफ प्राइस थी OP, आफ्टर टैरिफ प्राइस क्या हो गई OP1, तो P से प्राइस P1 तक इंक्रीज हो गई, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स क्या हो गई, इंक्रीज। देन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एक्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन पहले कितना था, OQ था, प्राइस OP थी तब डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना था, OQ इतना था, प्राइस P1 तक इंक्रीज हो गई तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी Q1 तक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो प्रोडक्शन क्या हुआ, डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ।
ऑब्वियसली देखो ना, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है मार्केट में तो प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा सप्लाई करेगा, क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ेगा। इसीलिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली हम लोग इम्पोर्ट पहले से कम करेंगे, इम्पोर्ट डिक्रीज होगी। जैसे हमने ऑलरेडी देखा था, पहले टैरिफ से पहले इम्पोर्ट थी Q3, टैरिफ के बाद इम्पोर्ट रह गई Q1 Q2, तो यहाँ पे इम्पोर्ट भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये हो गया इन द इम्पोर्टिंग कंट्री। अब अगर इम्पोर्टिंग कंट्री की इम्पोर्ट कम होती है तो उसका एक्सपोर्टिंग कंट्री पे क्या इम्पैक्ट होगा वो देखते हैं। यहाँ पे एक बात हमें याद रखनी है कि फर्स्ट कंट्री की जो इम्पोर्ट है वही सेकंड कंट्री की क्या है, एक्सपोर्ट है। मतलब ये वाली कंट्री इम्पोर्ट कर रही है एक्स, दूसरी वाली कंट्री एक्स क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। अगर इस कंट्री में एक्स की इम्पोर्ट कम होती है, मतलब अगर इनकी इम्पोर्ट कम होती है, यानी कि एक्सपोर्टिंग कंट्री की एक्सपोर्ट क्या होगी, कम होगी। देखो इन लोग की एक्सपोर्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर एक्सपोर्ट डिक्रीज हो रही है तो उन्होंने ऑलरेडी तो प्रोड्यूस किया है, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ेगा। दूसरी कंट्री को अपना प्रोडक्शन नहीं भेजेंगे तो खुद की कंट्री में वो प्रोडक्शन पड़ा रहेगा, तो सप्लाई ऑफ एक्स इंक्रीज होगा। अगर सप्लाई ऑफ एक्स इंक्रीज होता है एक्सपोर्टिंग कंट्री में, तो किसी भी कमोडिटी का सप्लाई इंक्रीज होने के बाद उस कमोडिटी की प्राइस रिड्यूस करनी पड़ती है। देखो सप्लाई इंक्रीज हो गया, प्राइस ऑफ एक्स विल बी रिड्यूस, उनकी प्राइस रिड्यूस होगी। अगर प्राइस रिड्यूस होगी तो इसका डायरेक्ट फायदा फिर से मिलेगा इम्पोर्टिंग कंट्री को, क्योंकि अभी क्या होगा, इम्पोर्टिंग कंट्री विल नाउ बी एबल टू इम्पोर्ट एक्स एट अ लोअर प्राइस। वो पहले से कम प्राइस में एक्स इम्पोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्टिंग कंट्री ने उसकी प्राइस क्या की है, रिड्यूस की है। फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग कंट्री कंपेयर टू द प्री टैरिफ प्राइस, टैरिफ के पहले वाली जो प्राइस थी ओपी, इससे भी कम प्राइस में अब इम्पोर्टिंग कंट्री को कमोडिटी एक्स मिलेगी। अगर उन्हें कम प्राइस में कमोडिटी एक्स मिल रही है, इसका मतलब क्या है, हमारी जो कंट्री ए है उसे टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसके लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल होगा। तो यही हो गया टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट ऑफ टैरिफ। अब देखते हैं नेक्स्ट इफेक्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव इफेक्ट। कॉम्पिटिटिव इफेक्ट क्या होता है देखते हैं। टैरिफ्स मेक्स इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव एंड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। जब भी गवर्नमेंट कमोडिटी के ऊपर टैरिफ लगाती है तो इम्पोर्टेड कमोडिटी महंगी हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है। अगर इम्पोर्टेड कमोडिटी महंगी हो जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, इम्पोर्टेड कमोडिटी परचेस करेंगे या फिर डोमेस्टिक कमोडिटी परचेस करेंगे। ऑब्वियसली अगर इम्पोर्टेड एक्सपेंसिव है तो हम लोग वो परचेस नहीं करेंगे, हम लोग डोमेस्टिक कमोडिटी परचेस करेंगे। इसका मतलब क्या है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिला है, जिसकी वजह से हम लोग उनकी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं। अभी देखो इनिशियली उनको प्रोटेक्शन मिला है फॉरेन कंपटीशन से, मतलब वो कॉम्पिटिटिव बन गए। लेकिन क्यों कॉम्पिटिटिव बन गए, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन मिला है। अगर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन हटा देती है तो वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। अभी उनको प्रोटेक्शन मिला है, प्रोटेक्शन की आदत हो चुकी है, तो ऐसे समय में बहुत बार वो कुछ नया ट्राई ही नहीं करते, वो कुछ नया ट्राई नहीं करते, वो कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करते। इसका मतलब वो इफ़िशियंसी नहीं बढ़ा रहे। मतलब सच टैरिफ प्रोटेक्शन मेक्स डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स लेस कॉम्पिटिटिव, मोर इनएफिशिएंट एंड लेस इनोवेटिव इन दी लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में अगर उन्हें प्रोटेक्शन की आदत हो जाती है तो वो लेस कॉम्पिटिटिव बनते, वो कुछ ज़्यादा नया ट्राई नहीं करते, वो इनएफिशिएंट भी बनते और लेस इनोवेटिव बनते, क्योंकि उनको पता है अभी कि कुछ ना किया तो भी गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दिया है, तो अपने प्रोडक्ट के लिए डिमांड होने ही वाली है। तो इसलिए ये रॉन्ग होता है लॉन्ग टर्म के लिए। देन नेक्स्ट इफेक्ट है एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इफेक्ट। जब भी गवर्नमेंट टैरिफ चार्ज करती है इम्पोर्टेड कमोडिटी के ऊपर, तो हमने ऑलरेडी देखा इम्पोर्टेड कमोडिटी हम लोग डिमांड नहीं करेंगे, हम लोग डोमेस्टिक कमोडिटी डिमांड करेंगे। यानी कि हम लोग डोमेस्टिक कमोडिटी के ऊपर अपना एक्सपेंडिचर करेंगे। हम एक्सपेंडिचर करेंगे डोमेस्टिक कमोडिटी के ऊपर, तो उनको पहले तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। ओके, डोमेस्टिक कमोडिटी का प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है और इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर क्या करेंगे, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको काम पे रखेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, क्योंकि प्रोडक्शन करना है। एम्प्लॉयमेंट देंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और उन लोगों का इनकम भी बढ़ेगा। लेकिन कब, जब टैरिफ है तब। ओके, इफ ए कंट्री रीचेस फुल एम्प्लॉयमेंट इट विल नॉट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे पहली कंडीशन क्या थी कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड थे, उनके पास रोजगार नहीं था,
इसीलिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। अगर किसी भी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट है, इफ़ ए कंट्री रीचेज फुल एम्प्लॉयमेंट, तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है तो ऐसे सिचुएशन में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोग ही अवेलेबल नहीं, क्योंकि सबके पास जॉब है। तो ऐसे वक्त एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकती। एम्प्लॉयमेंट कब बढ़ेगी? जब एम्प्लॉयमेंट कम है तभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लेकिन सबके पास अगर एम्प्लॉयमेंट है तो और एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं सकती। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है इफ़ ए कंट्री रीचेज फुल एम्प्लॉयमेंट इट विल नॉट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फर्दर। देन लास्ट इफेक्ट है यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इफेक्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब भी डिसइक्विलिब्रियम होता है तो उसमें सबसे एक मेजर रीज़न होता है कि कंट्री की एक्सपोर्ट कम होती है, इंपोर्ट ज़्यादा होती है। तो कंट्री ट्राई करती है कि इंपोर्ट कैसे कम किया जाए, और इसके लिए क्या होता है, टैरिफ चार्ज किया जाता है। तो टैरिफ विल रिड्यूस इंपोर्ट्स एंड मेक बीओपी फेवरेबल फॉर द टैरिफ इम्पोजिंग कंट्री। जो कंट्री टैरिफ इम्पोज करती है उस कंट्री के लिए इंपोर्टेड कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है, और जब प्राइस बढ़ती है तो इंपोर्ट कम होगी। इंपोर्ट कम होने से बैलेंस ऑफ पेमेंट उस कंट्री के लिए फेवरेबल बन जाएगा। लेकिन ये कब तक फेवरेबल रहेगा? जब तक बाकी कंट्रीज कुछ एक्शन नहीं लेती है। अगर बाकी कंट्रीज ने एक्शन लिया तो देखते क्या होगा। इफ अदर कंट्रीज इम्पोज रिटेलिएटेड टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट्स बीओपी विल बिकम अनफेवरेबल। अभी फर्स्ट कंट्री की जो इंपोर्ट है वही अदर कंट्रीज के लिए क्या है, एक्सपोर्ट है। फिर से बोलती हूँ, फर्स्ट कंट्री के लिए जो इंपोर्ट है वही अदर कंट्रीज के लिए क्या है, एक्सपोर्ट है। तो अगर अदर कंट्रीज रिटेलिएटेड टैरिफ लगाती है एक्सपोर्ट पे तो क्या होगा, अदर कंट्रीज ने एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगाया है रिटेलिएट, यानी कि अपनी एक्सपोर्ट के लिए कुछ कंसेशन देगी। ये कंट्री अगर अपने एक्सपोर्ट के लिए कंसेशन देती है तो इम्पैक्ट क्या होगा, एक्सपोर्टेड कमोडिटी की प्राइस कम होगी। इनकी एक्सपोर्टेड कमोडिटी की प्राइस कम होगी यानी कि इनकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। अदर कंट्रीज की एक्सपोर्ट बढ़ती है तो पहली वाली जो कंट्री उनकी इंपोर्ट फिर से बढ़ेगी, और इंपोर्ट बढ़ेगी तो उनके लिए बीओपी विल बिकम अनफेवरेबल, उनके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अनफेवरेबल बन जाएगा। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझा होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है देन प्लीज राइट अस इनटू द कमेंट सेक्शन। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इंपोर्ट कोटा एंड अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स इन डिटेल। तो अगर आपको टॉपिक भी अच्छे से समझना है तो पहले इकोसो को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो प्रेस द बेल आइकन, तो आपको हमारे इस नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। ऑल्सो फॉलो अस ऑन द ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू एंड टेक केयर। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले